हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। और आज मैं आपके लाई हूँ कक्षा 7 की हिंदी ज्ञान सागर से एक पाठ जिसका नाम है किसान की सूझबूझ। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के राज में एक बार एक अधिकारी भ्रष्ट हो गया। सम्राट की ओर से जो भी धनराशि प्रजा के कल्याण के लिए दी जाती वह उसमें से अपने लिए एक हिस्सा रख लेता और फिर अपने से निचले अधिकारी को वह राशि योजना पर व्यय करने के लिए दे देता। तो जो विक्रमादित्य राजा थे उनके राज्य में एक अधिकारी कैसा हो गया था? भ्रष्ट हो गया था। तो राजा जो भी उसे धन देते थे राज्य के कार्य के लिए, तो उसमें से वो एक हिस्सा अपने लिए रख लेता था और अपने से निचले अधिकारी को वो एक हिस्सा रखकर बाकी की जो राशि होती थी, धनराशि होती थी, वो प्रजा के लिए अपने से निचले अधिकारी को दे देता था। उसकी देखा देखी उसके निचले अधिकारी भी ऐसा ही करने लगे। इस प्रकार प्रजा तक पहुंचते पहुंचते राशि नाम मात्र हेतु ही शेष बचती थी। तो अब क्या होता था? ऐसा होता था तो जो उसकी देखा देखी जो अन्य जो उससे निचले अधिकारी थे वो भी ऐसा करने लगे। तो अब प्रजा तक पहुंचने वाली जो धनराशि थी वो बहुत कम हो गई थी। विक्रमादित्य रात्रि में वेश बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि प्रजा के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इतना धन व्यय करने पर भी प्रजा की दशा में कोई सुधार नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, ना सड़कों की मरम्मत हो रही है, ना ही कुएं बनवाए गए हैं। विक्रमादित्य यह सब देखकर चिंतित हो उठे। पहले जहाँ वे महीने 15 दिन में प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलते थे, अब उन्हें रात्रि में नींद आनी बंद हो गई। अब वे प्रतिदिन वेश बदलकर प्रजा के बीच पहुंचकर उनका हालचाल जानने का प्रयास करने लगे। तो अब विक्रमादित्य जो एक अच्छा राजा हुआ करता था पहले, वो क्या करता था? अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए वेश बदलकर दूसरा कोई वेश धारण करके प्रजा के पास जाता था, उसका हालचाल जानता था, पूरे नगर में भ्रमण करता था। तो विक्रमादित्य भी हर 15 दिन या महीने भर में एक बार निकलते थे। अब वो जब एक बार भ्रमण के लिए निकले, नगर भ्रमण के लिए, तो उन्होंने देखा वो तो इतनी सारी धनराशि व्यय करते हैं प्रजा के कल्याण के लिए, लेकिन ना तो उन्हें सड़कें अच्छी दिखी, ना ही उन्हें कुएं दिखे कहीं। तो अब उनको चिंता हो गई इस बात की और वो क्या करने लगे? अब हर रात्रि को भ्रमण के लिए जाने लगे और प्रजा का हालचाल जानने की कोशिश करने लगे। एक दिन वे झोपड़ी के बाहर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी में मध्यम प्रकाश हो रहा है। किसान और उसके बेटे आपस में बात कर रहे थे। विक्रमादित्य खिड़की के पास रुककर खिड़की से देखने और सुनने लगे। किसान के बेटे ने आक्रोशित होकर हुए कहा, अब महाराज प्रजा के पालक नहीं रहे, उन्हें प्रजा से कोई मतलब नहीं है, हम सब कितने कष्ट में हैं। दूसरे लड़कों ने भी अपनी सहमति देने के लिए हाँ में हाँ मिलाई, परंतु बूढ़ा किसान अपने बेटों से सहमत नहीं था। उसने कहा महाराज को अभी हम सबकी पहले जैसी ही चिंता है, वे हमारी प्रसन्नता के लिए प्रयास करते हैं। बेटे अपने पिता की बात मानने को तैयार नहीं थे। किसान ने अपने बड़े बेटे से कहा, तुम बर्फ का एक बड़ा डेला लेकर आओ। वह ले आया तो किसान बोले, अब समझो कि तुम महाराज हो, यह डेला वह धनराशि है जिससे तुम प्रजा का कल्याण करना चाहते हो। अब इसे अपने दूसरे भाई को दो, वह तीसरे भाई को और फिर चौथे को, अंत में ये डेला मुझे देना, मैं प्रजा हूँ। किसान के बेटों ने वैसा ही किया। पाया कि किसान तक पहुँचते पहुँचते लगभग पूरी बर्फ पिघल गई थी। अब किसान के बेटों को और खिड़की से झांक रहे विक्रमादित्य को सब समझ में आ गया कि लाख प्रयत्नों के बाद भी प्रजा की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। तो अब एक दिन विक्रमादित्य भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने एक झोपड़ी में कुछ हल्का सा प्रकाश देखा। तो वहाँ उन्हें कुछ हल्की सी आवाज़ भी आई तो वो वहीं रुक गए। तो वहाँ एक बूढ़ा किसान था और उसके साथ में उसके 4 बेटे भी थे। तो वहाँ वो लोग अपनी हालत के बारे में, नगर की हालत के बारे में बात कर रहे थे। तो जो सबसे बड़ा बेटा था उसने बोला कि अब राजा विक्रमादित्य हैं, उनको हमारा पहले जैसा ख्याल नहीं रह गया है, वो अब प्रजा के पालक नहीं रह गए हैं। तो उस पर बाकी के जो 3 भाई थे उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई, सहमति जताई। लेकिन इस पर जो बूढ़ा किसान था वो सहमत नहीं हुआ। उसने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर अब बच्चों को समझाने के लिए, अपने चारों बेटों को समझाने के लिए उस बूढ़े किसान ने एक बर्फ़ का ढेला मंगाया, है ना, एक बर्फ़ का टुकड़ा बुलाया और अपने बड़े बेटे को बोला, मान लो तुम राजा हो और ये जो बर्फ़ का ढेला है ये तुम्हारे द्वारा दी गई धनराशि है।
फिर उसने बोला अब अपने से छोटे भाई को, फिर उससे छोटे वाले ने अपने से, ऐसे चारों ने अपने एक एक क्रम में, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को बर्फ़ का वो टुकड़ा दिया ढेला दिया। उससे क्या हुआ तो जो लास्ट में उसने बोला, किसान ने अंत में उसने कहा कि अब ये ढेला मुझे दे दो, मैं प्रजा हूँ। तो जब तक वो ढेला, बर्फ़ का ढेला किसान तक पहुँचा तब तक बहुत छोटा हो गया था वो, है ना, वो बर्फ़ का टुकड़ा बहुत छोटा रह गया था। तो किसान ने बोला बस ऐसा ही इस राज्य में हो रहा है, राजा तो अपनी तरफ से पूरी धनराशि देते हैं लेकिन प्रजा तक पहुँचते पहुँचते वो धनराशि कम हो जाती है। अब वो चारों बेटों और विक्रमादित्य जो बाहर खिड़की से छिपकर इन पांचों की बातें सुन रहे थे, उन्हें सब कुछ समझ आ गया था। अगले दिन दरबार में उन्होंने किसान और उसके बेटों को बुलाया, उन्हें वही रात वाला खेल फिर दोहराने को कहा। उनके ऐसा करते ही सभी भ्रष्ट अधिकारियों के चेहरे भय से पीले पड़ने लगे। वे सब पकड़े गए। राजा ने उन सबको दंडित किया और पुनः ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की। अब राशि का सचमुच प्रयोग प्रजा के कल्याण के लिए होने लगा। प्रजा खुशहाल हो गई। अगले दिन राजा ने दरबार में जाके क्या किया, उस किसान और उसके चारों जो बेटे थे उनको फिर से बुलाया, दरबार में आमंत्रित किया और उन्हें बोला कल वाला रात का खेल फिर से दोहराइए। तो वो खेल फिर से दोहराया गया, जो बर्फ़ के टुकड़े वाला या बर्फ़ के ढेले वाला जो खेल था वो फिर से दोहराया गया। तो ऐसे में जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनके सारे लोगों के चेहरे कैसे पड़ गए थे, डर के मारे पीले पड़ गए थे। उन्हें पता चल चुका था कि अब उनका भांडा फूट चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो राजा ने इन सभी अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया और इनके स्थान पर जो ईमानदार अधिकारी हैं उन्हें नियुक्त किया गया। इस तरह से प्रजा में फिर से खुशहाली लौट आई। यहाँ पे एक कोटेशन भी दिया हुआ है, हमें सदैव बुद्धि और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो ये जो पार्ट था इसका नाम था किसान की सूझबूझ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।